एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद अब हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे बात करेंगे। बॉन्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं एटम्स या आयंस के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी जो बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड किस तरह का होगा, वो बॉन्ड क्या होगा, यानी वो फोर्स क्या होगी। हम इसको 3 किस्मों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली आयनिक बॉन्ड, दूसरी कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी किस्म जो है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। या जिसे बावकात डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, आयनिक बॉन्ड ये आयंस के दरमियान बनता है। और वो कौन से आयन होंगे? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। इसी तरह से अगर हम आयन बनने के प्रोसेस को जहन में रखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनता है। देखें, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन कैसे बना कि जो एलिमेंट है उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये वाला जो एटम है ये पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा। और एक दूसरे एलिमेंट का एटम है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो इस तरह वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो दरअसल यहाँ पे एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला गया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होने से बनता है। हम इसको डिफाइन करते हैं, बॉन्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस या बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये पैदा होगा कि इलेक्ट्रॉन देता कौन है और इलेक्ट्रॉन लेता कौन है। तो इसके बारे में हम वैसे तो प्रॉपर्टीज के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम प्रॉपर्टीज के हवाले से देख चुके हैं कि कौन से एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करते हैं और कौन से एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हमने की थी आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और वो जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट होंगे जिनके एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ये फर्स्ट ए और सेकंड ए, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अपनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उसके बरक्स इलेक्ट्रॉन लेने वाले वो होंगे जहां पे हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, कि जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है तभी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और ये कौन है? ये आमतौर पर इनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 6A और ग्रुप नंबर 7A के साथ होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक तरफ वो एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और दूसरी तरफ वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। सो कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स, इनके एटम बड़ी आसानी से पॉजिटिव आयन बनाते हैं,
और दूसरी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले एलिमेंट्स, उनके जो एटम्स होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन करीब आते हैं तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इस बॉन्ड की एक करेक्टरिस्टिक है, इस बॉन्ड की एक क्वालिटी है कि इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा आती है। तो ये दो तरह के एलिमेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले और दूसरे इलेक्ट्रॉन लेने वाले। उनकी क्वालिटीज मैंने आपको बता दी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है, जिसकी वजह से ये आसानी के साथ पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं और ये आसानी के साथ नेगेटिव आयन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड इसके बनने की बुनियादी वजह चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस। तो चार्जेस की वजह से जो चीज पैदा होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। जो फोर्स चार्जेस की वजह से बने उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इसलिए इस बॉन्ड का एक नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी होता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और इन एग्जांपल्स के अंदर हम इसको अच्छी तरह से बनाना सीख सकेंगे कि ये बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। बुनियादी चीज है कि हमें इसकी कन्फिग्रेशन का पता हो। जिन एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन का हमें पता है हम उनकी ही जो है वो बॉन्डिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटाशियम की। पोटाशियम इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। कन्फिग्रेशन हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये इसकी कन्फिग्रेशन है। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा। पोटाशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। दरअसल इलेक्ट्रॉन तो ये है, लेकिन बात ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये शेल भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसमें एक इलेक्ट्रॉन था जो कि उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से अब वो शेल जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पोटाशियम पॉजिटिव आयन, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। दूसरी तरफ अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। उसकी कन्फिग्रेशन हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। तो ये इसकी कन्फिग्रेशन है। तो इसमें आप देखेंगे कि वैलेंस शेल कौन सा है। वैलेंस शेल, ये जो नंबर है आप जानते हैं ये शेल को जाहिर करते हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है। और इस वक्त आप देखें कि वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 8 होने चाहिए। तो इसका मतलब है इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। कैसे रिसीव करेगा, इक्वेशन लिखेंगे हम उसकी। ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी और ये बन जाएगा Br नेगेटिव। अब जबकि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये एक दूसरे के करीब आएंगे और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं और इसी की वजह से ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी इसको नाम दे सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। दोबारा से कन्फिग्रेशन देखनी पड़ेगी। कन्फिग्रेशन के हवाले से आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह से जो है एलिमेंट्स के अंदर, उनके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12।
कंफिगरेशन लिखनी थी तो कंफिगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ये कंफिगरेशन होगी मैग्नीशियम की। 12 इलेक्ट्रॉन है, आप गिन सकते हैं 2 2 4 6 10 दोबारा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कंफिगरेशन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंफिगरेशन करेंगे तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6। नोट करें मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और मैग्नीशियम इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर सेकंड ए के साथ है। अपनी कम आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा। तो मैग्नीशियम इन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, जिसकी वजह से उसका ये वाला शेल खत्म हो जाएगा और अंदर वाला जो शेल है उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। आप नोट करते जाएं, ऑक्टेट मुकम्मल हो रहा है। यहाँ ये शेल खत्म हो गया, नीचे ऑक्टेट मुकम्मल है। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, ऑक्टेट मुकम्मल है। इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिसीव करेगा और ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगी, O नेगेटिव आयन बनाएगी, O-2 आयन बनाएगी। नोट करें यहां मैं गलती की, मैंने इधर 2p4 आना था। 2 4 और 4 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2p6 हो जाएगा। तो 2p6 हो जाएगा तो फिर इस तरह से 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी तो इसका ये ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे और 6 यहां पे हो जाएंगे। 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। पॉजिटिव आयन मैग्नीशियम बन गया, नेगेटिव आयन ऑक्साइड बन गया। तो दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ये बन जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बिकॉज ऊपर आप देख सकते हैं तो +1 और -1 चार्ज था, यहां +2 और -2 चार्ज है। तो चार्ज की मिकदार ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके आगे देखेंगे हम एल्यूमिनियम सल्फाइड की एग्जांपल को हल करेंगे। तो आप इसके अलावा कोई भी और कंपाउंड लेकर उसकी एग्जांपल को हल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का ताल्लुक ग्रुप नंबर 3 ए के साथ है। तो मैंने जैसे बताया कि ये मोस्टली यही ग्रुप जो है वो अमल करते हैं आयनिक बॉन्ड में। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एज अ ग्रुप आमतौर पर इन्हीं 2 को हम कंसीडर करते हैं। हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। एटॉमिक नंबर 13 है। कंफिगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसके वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं ये इसका वैलेंस शेल है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दूसरी तरफ सल्फर को देखेंगे तो सल्फर की कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 16 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। एटॉमिक नंबर 16 होता है तो 16 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपने पूरे करने हैं। ये इसका वैलेंस शेल। अब यहां पे आप नोट करें, सबसे पहले तो यहां सिर्फ KBr लिखा हुआ है, यहां सिर्फ MgO लिखा हुआ है, यहां An2S3 लिखा हुआ है। ये 2 और 3 क्या कर रहे हैं? तो एक तो हमें ये भी समझ आएगी कि ये नंबर्स कहां से आ गए। दूसरा हम इसका बॉन्ड जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब नोट करें कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो ये बन जाएगा Al+3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करने हैं? बिकॉज उससे ही उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो पाएगा। अगर वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती तो उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा। इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, जिसके नतीजे में बाकी जो उसका बचेगा, नीचे वाला जो शेल बचेगा, इसमें ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर को आप देखें कि उसके ऑक्टेट को मुकम्मल करने में
2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4 ये हैं, टोटल 6 हैं। तो ऑक्टेट 8 को कहते हैं। तो 6 में 2 जमा करें तो 8 बनता है, मतलब सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मुकाबले में सल्फर को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बन जाएगा सल्फाइड। तो एक तरफ एल्यूमिनियम +3 चार्ज ले रहा है, दूसरी तरफ सल्फर -2 चार्ज ले रहा है। चार्ज बराबर नहीं है। नोट करिए एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, उस एक इलेक्ट्रॉन का सवाल है, वो एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आजाद तो नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ से निकाल दिया गया और दूसरी तरफ लेने वाला कोई नहीं है। सो ये वो चीज है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की बैलेंसिंग करना पड़ती है। हमें बराबरी करना पड़ती है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए जरा, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आप कहेंगे कि दूसरा सल्फर ले लेगा। तो दूसरे सल्फर को 2 चाहिए, एक को नहीं चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से सल्फर का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक एल्यूमिनियम की बजाय 2 एल्यूमिनियम यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरह आप नोट करें कि 2 एल्यूमिनियम मिलकर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और मुकाबले में सल्फर भी हमें 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो 3 सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये 2 और 3, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है। तो ये 2 और 3 है, ये किस लिए आते हैं, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को बैलेंस करने के लिए आते हैं। जहां पे वो पहले से बैलेंस होता है वहां पे हमें उसके नीचे कोई नंबर लिखने की जरूरत महसूस नहीं होती। ना यहाँ पे हमने कोई नंबर लिखा, क्योंकि पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। यहां मसला बना है। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, सल्फर ने 2 रिसीव किए, बराबरी नहीं थी तो हमें बराबरी करनी पड़ी, और हमने ये कहा कि एल्यूमिनियम 2 एटम यूज होंगे और 2 एटम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और सल्फर के 3 एटम यूज होंगे और वो 3 एटम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। सो 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फर, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, और यकीनी बात है ये बॉन्ड पिछले तमाम बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बिकॉज चार्जेस की मिकदार और बढ़ चुकी है। तो चार्जेस जितने ज्यादा होते जाएंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था जो 1916 के अंदर लेविस और कोसेल ने पेश किया था, और उन्होंने ना सिर्फ आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया बल्कि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन किया। लेकिन ये 1916 की बात थी, जब तक के लोगों को ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पता नहीं था। जब एटॉमिक थ्योरीज के अंदर डेवलपमेंट हुई और इलेक्ट्रॉन और एटम का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर तरीके से समझा गया, तो ये पता लगा कि आयनिक बॉन्ड असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी ये कहा जाए कि कोई बॉन्ड प्योर आयनिक बॉन्ड है, ये पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री में 100% आयनिक बॉन्ड, प्योर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी कई ज्यादा वजूहात जो है वो बयान की जा सकती हैं। फिलहाल मैं 2 वजह आपके सामने बयान करूंगा, और इससे पहले मैं आपको चंद एक एग्जांपल जो लिटरेचर में आपको मिलती हैं। मैंने जो आर्गुमेंट किया है वो आर्गुमेंट मेरा ये है कि देयर इज नो 100% आयनिक बॉन्ड। ये मेरा आर्गुमेंट है, और ये मॉडर्न रिसर्चेस या मॉडर्न थ्योरीज की बुनियाद पर है कि आयनिक बॉन्ड 100% हो, ये नेचर में पॉसिबल नहीं है। आयनिक बॉन्ड है लेकिन 100% आयनिक बॉन्ड, प्योर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। और इसकी
बड़ी जो सिंपल एग्जांपल है और कॉमन एग्जांपल है कि मोस्ट आयनिक करैक्टर जिस बॉन्ड में पाया जाता है वो सीजियम फ्लोराइड है। मोस्ट लेस जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एटम है, ये सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाला, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये सबसे ज्यादा आयन करैक्टर रखता है, और वो आयन करैक्टर है 92%। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं, इसके अंदर आयन करैक्टर सिर्फ 72% होता है। तो समझ लेना चाहिए कि आयनिक करैक्टर होना सही है, लेकिन प्योर आयनिक करैक्टर ये एग्जिस्ट नहीं करता। और क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, वजह क्या है? वजह बहुत आसान है। हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी तो हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और मैंने आपको वहां पे ये बात कही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की जीरो नहीं है, लिहाजा हर एलिमेंट जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सो टेक्निकली ये कहना कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता है, ये हमारा पॉइंट जो है यहां पे गलत हो जाएगा। ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये कहना कि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो बाय डेफिनेशन हम ऐसा ही पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। डेफिनेशन यही है, लेकिन इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम को हमें समझ लेना है। समझ लेंगे तो हमें पूरी बात भी समझ आ जाएगी कि कंप्लीट ट्रांसफर कहा गया, लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने, मॉडर्न थ्योरीज ने ये प्रूव किया कि ये ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो। हर एलिमेंट, चाहे वो सीजियम है चाहे वो कोई और है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सीजियम का नाम इसलिए लिया कि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। सीजियम से कम कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं रखता, जो नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए जब मुकम्मल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए फिर याद रखना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर आयनिक बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह, दूसरे तरीके से इसको जो समझा जा गया कि जब एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, तो पॉजिटिव आयन का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जहां पे हमने ये देखा कि जब पॉजिटिव आयन बनता है तो उसका साइज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि हमने ये कहा कि उसमें चूंकि प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई, लिहाजा प्रोटॉन की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन में भर गई, इसलिए उसका साइज जो है वो अपने एटम से, पेरेंट एटम से कम हो गया। तो चूंकि उसने पॉजिटिव आयन जो है उसके न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है, तो क्या वो दूसरे एटम, जो दूसरा जो आयन या दूसरा जो भी उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली उसको भी करेगा। द फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। वो उसकी पोलराइजेशन करेगा। कैसे? इसको डायग्रामेटिकली देखिएगा। ये पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्शन तो बनेगी इनके दरमियान, बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉजिटिव आयन जो है ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ये नेगेटिव आयन कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं रह पाएगा, बल्कि इसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। सो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमें नजर आएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा। वो प्योरली आयनिक करैक्टर नहीं रहेगा, बल्कि उसमें थोड़ा सा जो है वो शेयरिंग
वाला पार्ट आ जाएगा, शेयरिंग का हिस्सा आ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन होने की वजह से वो शेयर हो जाएगा, वो दरमियान में आ जाएगा, वो बिल्कुल नेगेटिव आयन के पास नहीं रहेगा। तो ये फिनोमिना कहलाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसी को पोलर कर देना, किसी के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को उसकी जगह से हिला देना। तो पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन को पोलराइज कर देता है, पोलर बना देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को वो स्फेरिकल नहीं रहने देता। इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाने की वजह से वो प्योरली आयनिक नहीं रहेगा, वो प्योरली आयनिक नहीं रहेगा। तो ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना चाहिए। मैंने आपको इसमें दो रीजंस दी हैं। एक रीजन मैंने दी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से, और दूसरी रीजन जो है वो मैंने दी है पोलराइजेशन के हवाले से। और दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो बुक्स के अंदर और लिटरेचर में बताए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई करना हुआ, किसी एग्जाम्पल को हल करना हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।